नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से पाठ लोकगीत। इसे लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। ये एक निबंध है। इसमें लेखक ने लोकगीतों के महत्व के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। लोकगीत जनता का संगीत होते हैं। लोकगीत, लोक माने जनता और गीत माने गाना। ये अपनी लचक के लिए, ताजगी के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। आपने त्योहारों के अवसर पर, शादी के अवसर पर इस प्रकार के गीत जरूर सुने होंगे। ये शास्त्रीय गीत से थोड़े से अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर राज्य के अपने अपने लोकगीत होते हैं? वहाँ की जो आम जनता होती है, उनमें जो प्रचलित गीत होते हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। ये फिल्मों के गानों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए जानते हैं लोकगीतों के बारे में कि इनका इतिहास क्या है। पढ़ते हैं पाठ लोकगीत। लोकगीत अपनी लचक, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। लोकगीत सीधा जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ही ये गाए जाते रहे हैं। इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ लेखक ने लिखा है, ये बड़े ही साधारण जनता के द्वारा, यानी आम जो लोग हैं, उनके द्वारा इनकी रचना होती है। इन्हें बनाने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं और सबसे ज्यादा स्त्रियों ने लोकगीतों की रचना की है। आपके घरों में भी शादी ब्याह के अवसर पर आपने औरतों को गाते बजाते देखा होगा। इन्हें बजाने के लिए, गाने के लिए केवल ढोलक और झांझ की ही जरूरत होती है। करताल यानी जो हाथ से बजाए जाने वाला एक बाजा होता है, उसकी मदद से इन्हें गाया जा सकता है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। हेय माने बहुत छोटा सा, बेकार का। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर उधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। अनेक लोगों ने अलग अलग बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांध ली है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी किए गए हैं। यानी कि अब समय में बदलाव आ गया है। बजाय लोकगीत सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अलग अलग बोलियों में भी गीतों की रचना होने लगी है और इन गीतों की पुस्तकों को प्रकाशित भी किया गया है। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव और मुंडा, भील, संथाल आदि बहुत फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन के नियमों की जकड़ में न बंधकर निर्द्वंद्व लहराता है लोकगीत। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों का दल एक साथ या एक दूसरे का जवाब देते हुए गाते हैं, जिससे दिशाएं गूंज उठती हैं। तो यहाँ पर सारी आदिवासियों के संगीत के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश, दक्षिण और छोटा नागपुर के आसपास की जो आदिवासी हैं, वो ग्रुप में यानी बड़े बड़े दलों में नाचते और गाते हैं। इनका गीत संगीत सभी दिशाओं में गूंज उठता है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन और कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधि है। उनका अपना ही पहाड़ीपन पड़ गया है। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो पहाड़ी लोकगीत हैं, उनका अपना अलग रूप है। वो शास्त्रीय संगीत जैसे नहीं है। तो इस प्रकार से गढ़वाल में, कांगड़ा में अपने अपने गीत हैं। उन्हें गाने का तरीका भी अलग अलग होता है। आगे लेखक बताते हैं, वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी के रूप हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल, इनके संबंधित गीत पंजाब में
ढोला और मारू आदि राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जगहों के अलग अलग लोकगीत हैं और कौन कौन से लोकगीत किस जगह के प्रसिद्ध हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते हुए जीवन से लेते हैं, यानी खाली वो इमेजिनेशन से नहीं लिखते बल्कि अपने आसपास के जीवन से घटनाओं को होते देखकर उसे लिखते हैं। इससे वो सीधा मर्म को छू लेते हैं, यानी इसीलिए ये गीत हमारे मन को छूते हैं। इनके राग भी बड़े साधारण हैं। पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठा आदि। कहरवा, बिहरवा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी इनको बहुत साधारण से रागों में गाया जाता है। बच्चों, आप राग जानते होंगे, जो गाने का तरीका है गाने को, उसके अलग अलग राग होते हैं। शास्त्रीय संगीत के राग बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इनके राग बहुत आसान होते हैं, इसलिए इन्हें कोई भी गा सकता है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये लोग गीत गांव और इलाकों की बोली में ही गाए जाते हैं। इसी कारण से ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं, क्योंकि ये साधारण जनता के गीत हैं, उनकी भाषा में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको गाने में और सुनने में बड़ा मजा आता है। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेसिया का प्रचार हुआ है। गाने वाले के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में घूमते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेसिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिया और प्रिय की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की ओर इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो बताते हैं, क्योंकि ये आम जनता के बोली में लिखे गए हैं, तो ये बड़े ही मजे से लोग सुनते भी हैं और गाते भी हैं। और भोजपुरी में विदेसिया का प्रचार बहुत ज्यादा हुआ है। विदेसिया एक प्रकार का लोकगीत है जिसे लोग यहाँ वहाँ गाते हुए घूमते हैं, और बिहार में भी सबसे प्रसिद्ध यही है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाना गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ समय से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। वो बताते हैं कि जो जंगली जाति हैं, आदिवासी हैं, वो लोग भी इसी प्रकार के गीत गाते हैं, जिनमें एक ओर स्त्रियां नाचती हैं तो दूसरी ओर पुरुष, और वो गीत भी एक दूसरे के प्रश्न उत्तर की तरह से गाते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में इनका चंदेल राजाओं के कवि जागनिक से ही माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लेकर गाते फिरते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल दिखाते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल होते हैं। आल्हा और उदल के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा। राजस्थान के बड़े वीर बालक थे जिन्होंने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी, तो उनके ऊपर एक महाकाव्य लिखा गया था, यानी उनके ऊपर कविताओं की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे राजकवि जागनिक ने लिखा था। तो उसको लेकर आज भी उनकी वीरता का गाना गाया जाता है और गांव-गांव में लोग ढोलक लेकर इसके गाने गाते हुए घूमते हैं। ये अधिकतर पद्यात्मक मतलब जिनको गाया जा सकता है, और इनके बोल भी बहुत अच्छे होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, यानी सबसे ज्यादा कौन से गीत हैं? स्त्रियों के गीत हैं। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। सिरजती यानी बनाती। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से अलग है, क्योंकि संसार के दूसरे देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग नहीं होते।
उनके साथ ही मिले जुले होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ औरतों के अपने गीत होते हैं और पुरुषों के अपने अलग अलग गीत होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ के, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गालियों के, जन्म के, सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज भी नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इनके गीतों का हवाला दिया है। यानी बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो अलग अलग अवसरों के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। चाहे जन्म का समय हो, यानी बच्चा पैदा हुआ हो, या विवाह हो रहा हो, कहीं रास्ते में नहाते हुए जा रहे हो, उस समय भी गा लेते हैं। तो इस तरह के गीत स्त्रियां सदियों से गाती चली आ रही हैं। और जो महाकवि हैं कालिदास, उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में इन लोकगीतों के बारे में लिखा है। हवाला देना यानी उनका उदाहरण दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि भी उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। यानी इस प्रकार के जो गीत हैं वो भी स्त्रियों के गीतों में से कुछ गीत हैं। और ये 12 मासा भी एक प्रकार का लोकगीत होता है। 12 मासा में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। इसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, यानी एक ग्रुप में गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुलाई जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाना गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी, इनकी तो अब अलग ही बात होती है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियां अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, केरल तक, कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक सबके अपने अपने विद्यापति हैं, यानी उनके अपने अपने कवि हैं। विद्यापति एक कवि का नाम है बच्चों, जिन्होंने इस प्रकार के लोकगीतों की भी चर्चा की है। तो कहते हैं कि औरतें हमेशा ग्रुप में यानी दल में गाना गाती हैं, चाहे उनके बोल में आपस में कोई मेलजोल ना हो, यानी आगे पीछे होकर गाती हैं, लेकिन फिर भी वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। आपके घरों में भी जब कभी कीर्तन होता है या माता की चौकी होती है या घर में विवाह का अवसर होता है, तो आपने ढोलकों पर गाते सुना होगा। तो इसमें भी आपने देखा होगा कि आगे पीछे होकर गाती हैं, फिर भी बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के गीत हर जगह गाए और सुने जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गीत के साथ नाच का भी पुट होता है। आपने उन्हें बीच बीच में नाचते भी देखा होगा। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। गांव के गीतों का वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहां इठला इठला का लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्य गीत प्रतीक गाने प्रतीक हैं। यानी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से गुजरात में एक गरबा नामक नृत्य और गायन होता है, जहां पर औरतें घेरा बनाकर नाचती हैं। साथ ही साथ में वो डंडियां हाथ में ले लेती हैं, जिन्हें बजाती जाती हैं और नाचती जाती हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं लेखक कि हर गांव का अलग अलग गीत और संगीत होता है। यहाँ पर बहुत तरह के गीत संगीत हैं, अनेक असंख्यक माने जिनकी संख्या ही नहीं है। इस प्रकार के गीत रचे और सुने जाते हैं। तो बच्चों, आप भी जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से राज्य का कौन सा लोकगीत होता है, कौन सा लोकगीत कहाँ पर प्रसिद्ध है। भारत अलग अलग राज्यों का देश है, जहाँ पर अपने अपने राज्य के अपने अपने गीत और संगीत हैं। तो बच्चों, हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर, MCQ और शब्दार्थ के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।